अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, इस वक्त क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत संगीन खतरा बन चुका है। पूरी दुनिया को इस वक्त नेचुरल क्लैमिटी का, कुदरती आफात का सामना है और हम इसमें देख रहे हैं कि कार्बन के अखराज को कम करने के लिए अब दुनिया के 197 ममालिक दुबई में मिल बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूं COP28 की। और अब तक जो प्लेजेस इस वक्त सामने आए हैं इस कार्बन को ख़त्म करने के हवाले से, इसमें कमी के हवाले से जर्मनी और यूएई की तरफ से $100 मिलियन के प्लेजेस हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज हैं $125 मिलियन, यूके $50 मिलियन और अमेरिका से $17.5 मिलियन, जबकि जापान ने $10 मिलियन की प्लेजेस की हैं। पाकिस्तान गो के जो कार्बन का अखराज है उसमें पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन सूरत हाल यह है कि जो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग से या क्लाइमेट चेंज से जो मुतासरा ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त होता है। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। आज के प्रोग्राम में इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे और दुबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आमिर पराचा, जो कि प्रेसिडेंट हैं ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के और COP28 में पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर पराचा आपका। सबसे पहले आप इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, COP28 के हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन पहले कुछ बुनियादी बातें हम समझना चाहेंगे। 1992 से लेकर 2021 तक पिछले 29 सालों में पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के नतीजे में हमारी मईशत को $29 अरब का नुकसान पहुंच चुका है। बड़े पैमाने में पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, हमारे लाइव स्टॉक जो है उसका काफ़ी नुकसान हुआ, खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह बर्बाद हुई। ये मैं जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसकी असेसमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये बताइए कि ये जो अगर हम क्यूमुलेटिव लॉस उठा के देखें तो ये पाकिस्तान के जीडीपी का 11% के करीब बनता है। इससे हमने कुछ सीखा सबक या नहीं, और खुदा न खास्ता अगर यही हालात आगे बरकरार रहते हैं तो पाकिस्तान में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कितनी मुतासर हो सकती है? आमिर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो तबाहकारियां हुई हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को एक बहुत भारी सी कीमत अदा करनी पड़ी है। ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि जितनी भी कमर्शियल एंटिटीज हैं, भले वो मल्टीनेशनल हों या लोकल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हों, उनको बहुत बड़ी एक्सपेंसिव ये पड़ा है। देखिए, आने वाले सालों के अंदर हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज क्लाइमेट चेंज जो है ये अब कोई पोस्टर चाइल्ड नहीं रहा, ये एक रियलिटी है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए, और इसको एड्रेस करना जरूरी है। बिकॉज जितना भी फॉरेन इन्वेस्टर है या इवन आपका लोकल इन्वेस्टर है वहीं पे इन्वेस्ट करेगा जहां पे उसको इस चीज का सिक्योरिटी मिलेगी कि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। तो आने वाले दिनों के अंदर हमें अपने जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको रिजिलियंट बनाने की जरूरत है। बिकॉज अब पाकिस्तान इस सूरत हाल में नहीं रहा कि इस किस्म के खुदा न खास्ता दोबारा से कोई नेचुरल क्लाइमेट आए और इतनी बड़ी तबाहकारी हो जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हो बल्कि उससे एसोसिएटेड जितने भी बिजनेसेस हैं वो भी नुकसान उठाएं। तो ये एक बहुत एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। ये कोई अब सिर्फ ना सिर्फ कोई मॉरल इंपेरेटिव है बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है जिसका एक बड़ा कंपेलिंग फाइनेंशियल केस अवेलेबल है कि हमें जो हम पहले डेवलपमेंट फाइनेंस और क्लाइमेट फाइनेंस को अलग अलग लेके चलते थे, और अभी जो हमारी केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बात किया कि हम इनको एक साथ लेके चलना है और इसको एड्रेस करना है आने वाले दिनों के अंदर। ठीक। अच्छा, अब ये हुकूमत और रेगुलेटर के साथ क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस से निपटने के लिए प्राइवेट सेक्टर क्या अहम किरदार अदा कर सकता है, किस तरह से लीड कर सकता है? देखिए, यही जो हम लोग कॉन्वर्सेशन ट्रिगर करना चाह रहे हैं और पिछले 2 साल से कर भी रहे हैं ओवरसीज चेंबर के प्लेटफॉर्म से, कि जो क्लाइमेट चेंज है ये ग्लोबल क्राइसिस है और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान को जो इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है वो अपने फेयर शेयर से कहीं ज्यादा अदा करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है सिर्फ 0.9% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल एमिशन के अंदर। क्योंकि ये इतना बड़ा एक मॉन्स्टर है कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज या आपका एसडीपीआई ये खुद बैठ के इस मसले को हल नहीं कर सकते।
इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट डायलॉग और पब्लिक प्राइवेट प्लानिंग और एक कंबाइंड रोड मैप जब हम डालेंगे तभी हम इन मामला को हल करेंगे। प्राइवेट सेक्टर किस तरह हल कर सकता है कि प्राइवेट सेक्टर के पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अवेलेबल है, उसके पास फ्यूचरिस्टिक R&D अवेलेबल है, उसके पास ग्लोबल रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके पास पूरा एक मॉडल अवेलेबल है, कमर्शलाइज किया जाए। बिकॉज देखिए कमर्शलाइज करना जरूरी है, आप इसको बगैर कमर्शलाइज किए हुए आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करा पाएंगे, और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन्होंने इसको कमर्शलाइज किया है। तो मैं कह रहा हूं प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के साथ मिलके इसको एक प्रॉपर एक कमर्शियल प्लान पुट करके इसको एक इंप्लीमेंट कर सकता है। पराचा साहब, आइडियली तो ये होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर क्लीन टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरमायाकारी करे, फाइनेंशियल सेक्टर ग्रीन फाइनेंसिंग में इन्वेस्ट करे, ग्रीन बॉन्ड्स लेकर आए, और साथ ही साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको फोकस दिया जाए, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए। लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। आप ये बताइए कितना पोटेंशियल कितना है इसमें? जी, आपने बिल्कुल बढ़िया फरमाया है कि पोटेंशियल बहुत बड़ा है और दुनिया में प्राइवेट सेक्टर को अनलॉक किया गया है ताकि वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। एक अच्छी एग्जांपल और डेवलपमेंट पिछले हफ्ते पाकिस्तान के अंदर हुई है कि पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम जेंडर बॉन्ड लॉन्च किया गया है। इंफ्राजाम, कश फाउंडेशन और आरिफ हबीब ने मिलकर ये जेंडर बॉन्ड लॉन्च किया है और इसकी सब्सक्रिप्शन वैल्यू तकरीबन कोई 2.5 अरब रुपए है। ये पहला एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर ने मिलके एक जेंडर बॉन्ड लॉन्च किया है, और ये तमाम फंडिंग जाएगी वो उन माइक्रो वेंचर्स के लिए जहां पे खवातीन अपना काम भरपूर कर सकती हैं। जिस तरह रूरल पाकिस्तान के अंदर स्कूल की कंस्ट्रक्शंस है या डैम के लिए काम करना है, इसी मॉडल को लेके चलते हुए हम पाकिस्तान के अंदर एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बना सकते हैं जिसके अंदर इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी दे, प्राइवेट आके इसी तरह का एक बॉन्ड रेज करे जिस तरह या आपका जेंडर बॉन्ड रेज हुआ है, और वो आके फंडिंग करे। इसी तरह दो तीन पार्टीज मिलके, एक बैंक हो गया, एक गारंटर हो गया और एक उसके अंदर एनजीओ हो गया, जो कि मिलके इसको आगे लेकर चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में काम करना शुरू हो गया है। बाहर के मुल्कों में बहुत एग्जांपल्स हैं और पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर इस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन पराचा साहब, इससे कहीं पहले हमारी जो मौजूदा सनतें हैं इन्हें अपने आप को कार्बन ऑफसेटिंग के ऊपर काम करना होगा, अपने आप को मॉडिफाई करना होगा, कार्बन रिडक्शन की तरफ आना होगा। ये क्यों इसमें हम देख रहे हैं कि वो पेस इस वक्त नहीं है, वो मोमेंटम इस वक्त नहीं है, क्यों लैकिंग नजर आ रही है? देखिए मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं, मगर पिछले 4-5 साल के अंदर सोलराइजेशन के ऊपर बहुत काम हुआ है और मेरे ख्याल में अब बेइंतहा इंडस्ट्रीज हैं जो कि ग्रिड से मूव करके सोलर के ऊपर आ रही हैं। 2017 के अंदर स्टेट बैंक पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा इंसेंटिव प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि आप अपनी फैक्ट्रीज को सोलराइज करें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उस वक्त जो फंडिंग थी और जो उस वक्त जो सिचुएशन थी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने सब्सिडाइज्ड डिस्काउंटेड लेवल के ऊपर फंडिंग की थी। वो फंडिंग 3-4 साल जारी रखी थी, अब उन्होंने फंडिंग बंद कर दी है, मगर उस वक्त से लेके अब तक काफी सोलराइजेशन के ऊपर काम हुई है। अब आप देखेंगे कि काफी इंडस्ट्रीज अपना काफी हद तक जो एनर्जी लोड है वो सोलर के ऊपर लेकर जा चुकी है। इसी तरह बड़े बड़े ग्रुप अब एंटर हो रहे हैं जो कि विंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सफायर है, उसने बेसिकली बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तो मेरे ख्याल में एनर्जी के एतबार से सोलराइजेशन पर्टिकुलरली के अंदर काफी डेवलपमेंट हो रही है और भी डेवलपमेंट हो रही है जहां पे उसको मूव कर रहे हैं। इसी से लिंक यूनिलीवर भी और ओआईसीसीआई भी, हम लोग पावर डीलिंग के ऊपर काफी अरसे से गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि हमें पावर डीलिंग को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। जहां पे हमारे पास इतना लैंड अवेलेबल है बलूचिस्तान के अंदर, वहां पे हम एक्चुअली सोलर प्लेटिंग कर सकते हैं, और जितनी भी हमारे पास डिस्कोज अवेलेबल है या हमारे पास जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनीज हैं उनको यूज करके हम फिर आगे ये रिन्यूएबल एनर्जी घरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा COP28 के ऊपर। और कल सैटरडे OICCI जो है वो भी अपनी प्रेजेंटेशन देगा, तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर OICCI की शिरकत कितनी अहम समझी जा रही है पाकिस्तान से, फराज साहब? देखिए ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के पाकिस्तान की कोई प्राइवेट डेलीगेशन को MOCC ने, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने इनवाइट किया है कि वो COP28 के ऊपर जाएं। इसकी अफादियत, जिस तरह हम अभी पहले भी डिस्कस करते चले आ रहे हैं, इसकी अफादियत बहुत ज्यादा है बिकॉज प्राइवेट सेक्टर का पब्लिक सेक्टर के साथ मिलके
काम करना जरूरी है, ना सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन फेज पे, बल्कि सबसे पहले तो आपने उनको इन्वॉल्व करना है डायलॉग्स में। जो भी आपकी मल्टीलैटरल, बायलैटरल, आपकी ग्रीन फाइनेंस के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ डायलॉग में आपको इन्वॉल्व करना है। और ये पहला वो मरहला है जहां पे एक प्राइवेट सेक्टर से डेलीगेशन जा रहा है, जो कि एसडीपीआई और एमओसीसी के साथ जो इंटरनेशनल आपके जो सपोर्ट करने वाली एजेंसी है उनके साथ डायलॉग में शिरकत करेगा कि किस तरह प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जब ये डायलॉग्स होंगे तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर ना सिर्फ के बंद कमरों के अंदर एक पब्लिक सेक्टर पॉलिसी बना ले और फिर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जब प्राइवेट सेक्टर के पास लेकर आए तो प्राइवेट सेक्टर उसको रेजिस्ट करे, बल्कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर सेक्टर को टेबल पे लेकर आए और एक मिल के एक लाए अमल तैयार करें और एक प्लान बनाएं, ताकि जब उसको इंप्लीमेंट करने जाए तो वहां पे रेजिस्टेंस ना हो और उसकी को ओनरशिप हो, बोथ फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। और फिर फाइनली हमने अभी जिक्र किया है इंप्लीमेंटेशन फेज के अंदर फिर आप प्राइवेट सेक्टर को लेकर आए कि किस तरह ग्रीन फाइनेंसिंग टूल्स लेकर आ सकते हैं। जितनी भी कंपनीज है वो अपने लेवल के ऊपर किस तरह वो फंडिंग कर सकती हैं कि वो ग्रिड से फॉसिल फ्यूल पावर एनर्जी से वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर मूव करें। तो मेरे ख्याल में ये एक जर्नी है, इसको हमें एक जर्नी पे लेकर जाना है, बट इसकी शुरुआत डायलॉग से स्टार्ट होगी, पॉलिसी के ऊपर जाएगी और फिर इंप्लीमेंटेशन की। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर पराचा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे प्रेसिडेंट OICCI और COP28। यकीनी तौर से इसके बहुत अच्छे समरात निकलनी चाहिए, पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रही है। एक ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद मौजू होगा इंतहाई अहम, बिजली सार्फिन के साथ ओवर बिलिंग और ओवर चार्जिंग की जो वारदात हुई पाकिस्तान में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जानिब से, और ये इंकशाफ हुआ रेगुलेटर नेपरा की रिपोर्ट में। ये क्या मामला है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं जुलाई और अगस्त 2023 में सार्फिन को बिजली के ज़ायद बिलिंग की शिकायत हुई और पूरे मुल्क में इसके ऊपर काफ़ी एहतजाज हुआ, जिसके बाद नेपरा ने, जो कि रेगुलेटर है, उसने जाके एक इसकी इंक्वायरी की और जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई उसमें बड़े होश रुआ इंकशाफात सामने आए। ऑलमोस्ट तमाम डिस्कोस ने, जितनी भी पाकिस्तान के अंदर बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ काम कर रही हैं, उन्होंने आवाम के साथ इंतहाई ज्यादती की, ओवर बिलिंग, ओवर चार्जिंग, और जो इसका बेस बना, जो रीडिंग एक महीने के अंदर का साइकिल है, 30 दिन का बिलिंग साइकिल होता है, वो 40 दिन तक पहुंच गया, जिसके नतीजे में जो स्लैब्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। और इस पूरे में अगर मैं बात करूं मैप्को की, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इसने 79,90,319 सार्फिन जो हैं उसके मुतासिर हुए, इनके साथ जायद बिलिंग की। गुजरावाला इलेक्ट्रिक के 16,55,422 सार्फिन, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक के 11,98,962, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 13,36,048, हैदराबाद इलेक्ट्रिक हेस्को के 7,30,105, पेशावर की बात करें पैस्को की तो 3,13,596, जबकि कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 1,64,000 और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 45,850 सार्फिन से जायद बिलिंग वसूल की, जबकि सखर इलेक्ट्रिक पावर ने 3,26,249 के इलेक्ट्रिक वो वाहिद कंपनी रही जिसका बिलिंग साइकिल जो था वो 30 दिन का था। वो 30 डेज के अंदर की जो बिलिंग साइकिल है उसने फॉलो किया। लेकिन वहां पर एक अजीब चीज देखने में आई कि तकरीबन 1,43,544 सार्फिन ऐसे हैं कि जिनके बिलों के ऊपर जो मीटर रीडिंग की तस्वीर थी वो एक्चुअल से मैच नहीं कर रही थी। और ये भी एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई है कराची में कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन के साथ। तो मजमूई तौर पर जो पाकिस्तानी तकरीबन 1,27,02,682 सार्फिन जो है इससे मुतासिर हुए, इसके ऊपर अब एक कमेटी भी बन चुकी है और वो कमेटी जो है वो किस तरीके से एडजस्टमेंट करेगी और इन जो कंपनीज के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब रेहान जावेद साहब, आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं। और रेहान जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको जो हमने ज़हमत दी है, ये हमारे जो मीटर्स, ये जो बिल्स होते हैं, इनके पीछे कुछ मैं समझना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप ज़रा आवाम को भी बताएं कि इसमें जो चार्जेस, क्योंकि एक बिल इस वक्त मेरे पास है, स्क्रीन पे भी हम शो करेंगे, 16,614 रुपये का ये बिल है, जिसमें बिजली जो खर्च हुई 16,614 रुपये की, जबकि बिल जो आता है वो 27,508 रुपये का। तो इसमें कौन कौन से टैक्सेस और कौन कौन से चार्जेस हैं?
रेहान जावेद साहब, सबसे पहले ये वेरिएबल चार्जेस के ऊपर आ जाइए, बताइएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, देखिए वेरिएबल चार्जेस वो चार्जेस हैं जो आपकी डायरेक्टली नेपरा के रेगुलेटेड रेट के ऊपर आपका जो अमाउंट बनता है वो उसको कंसिडर करते हैं। इसमें आपके सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको ऑफ पीक नजर आ रहे होंगे यूनिट्स 387 यूनिट्स हाँ। जो आपके रात 10 बजे से लेके अगले दिन शाम 6 बजे से पहले चले हैं। वो आपके यूनिट्स इसमें नजर आ रहे हैं 387 यूनिट्स और उसके आगे रेट पर यूनिट लिखा हुआ है 35.57 जो कि यूनिफॉर्म टैरिफ है नेपरा अप्रूव्ड। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो ऑन पीक यूनिट्स हैं, ये वो 4 घंटे की यूनिट्स हैं जो शाम 6 बजे से लेके 10 बजे तक पीक आवर्स कंसिडर किए जाते हैं और वो 41 रुपए 89 पैसे के रेट से लगे हुए हैं। ठीक है। इसके बाद आपकी आ जाती है यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट। इस यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट होती है जो फ्यूल के अलावा जो बाकी खर्चे जो किसी डिस्को के या किसी बिजली सप्लाई कंपनी के होते हैं और गवर्नमेंट की सब्सिडी, गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही होती है कमजोर सार्फिन के लिए, प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए, या बिजली कोई कंपनी अगर को बना के सस्ता बेच रही है तो वो डिफरेंस गवर्नमेंट पे करती है। अच्छा, ये 100% गवर्नमेंट पे नहीं करती। डिफरेंस गवर्नमेंट पे करती है तो वो यहाँ पे सार्फिन से वसूल किए जाते हैं। जी, उसकी वजह ये है कि 100% गवर्नमेंट पे नहीं करती, उसमें कुछ पोर्शन सार्फिन पे पास ऑन किया जाता है। अच्छा। और कुछ पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करती है। ठीक है। इसके बाद आपका एडिशनल सरचार्ज है पीएचएल। ये पीएचएल एक अजीब सी चीज है। पीएचएल के अंदर बेसिकली पीएचएल का मतलब ये है पाकिस्तान पावर होल्डिंग लिमिटेड एक कंपनी बना दी है इन्होंने, जिसमें इन्होंने सर्कुलर डेट जो हमारे मुल्क का 2611 अरब रुपए पे पहुंच चुका है पावर सेक्टर का, हाँ। उसका इंटरेस्ट पार्क कर दिया है। अब जो हम ये पेमेंट कर रहे हैं ये इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, असल अमाउंट की पेमेंट हम नहीं कर रहे और ये हम करते रहेंगे जब तक सर्कुलर डेट खत्म नहीं होगा। इसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर आ जाएं तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जाती है। सेल्स टैक्स फेडरल गवर्नमेंट एफबीआर कलेक्ट करती है बिजली सप्लाई कंपनी से। इनकम टैक्स भी एफबीआर कलेक्ट करती है और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकम टैक्स आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एडजस्टेबल होता है, जो कि अगर आप फाइलर हो तो आप एडजस्ट करवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आप फाइलर नहीं हो तो ये इनकम टैक्स आपका और सेल्स टैक्स जो है डबल लगेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े। 35 रुपए जो है वो वसूल टीवी लाइसेंस जी, वो आप टीवी देखें या ना देखें वो आपकी टीवी लाइसेंस फीस तो जी जानी होती है लाजमी। ओके। और नीचे ये जो लिखा हुआ है जनाब ये आपके केई इन्वेस्टमेंट प्लान एंड मल्टी ईयर टैरिफ, ये आगे जो है ये मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ। केई ने अपना मल्टी ईयर टैरिफ अप्लाई किया हुआ है अगले 7 साल के लिए और इन्वेस्टमेंट प्लान भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किया हुआ है जिसपे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही और वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। उसकी वजह से इस बिल में एक बहुत बड़ा पोर्शन जो कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है वो पिछले 3 महीने से हमें चार्ज नहीं हो रहा। अब जिस वक्त ये प्लान अप्रूव होगा उसके बाद वो चार्जेस ये 3 से 4 महीने या अगले आने वाले जितने महीनों में वो चार्ज फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हमारे लगेंगे वो सब एक साथ आएंगे और वो कोई 8 से 10 रुपए की रकम बन जाएगी मेरे हिसाब से वो एक दफा में आपको भरने पड़ेंगे और ये काम टाइम पे अगर हो जाता तो हम ये साथ पे ऑफ करके फारिग हो जाते हैं। ओके, नाउ ये पीएचएल के हवाले से जो आपने बताया ये तो सर्कुलर डेट आपका वहीं पे वहीं खड़ा रहा, आपने तो कुछ भी नहीं किया फिर। नहीं सर, पीएचएल जो है ये पीएचएल को तो आप छोड़ दें, सर्कुलर डेट हमारा पिछले साल इस साल फाइनेंशियल ईयर में 301 बिलियन रुपए हाँ। और टोटल पहुंच गया है 2611 अरब रुपए। ये सिर्फ पावर सेक्टर का डेट है, इसके अंदर गैस सेक्टर का डेट शामिल नहीं है जी। अच्छा, अब ये बताइए रेहान जावेद साहब, ये जो नेपरा की जो रिपोर्ट आई है इस वक्त और इस पे किस तरह का अमल होना चाहिए? मैपको ने तो अंधी मचाई हुई है पूरे पाकिस्तान में। जी, नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट ने पूरे पाकिस्तान के पावर सेक्टर की पोल खोल दी है। इससे हमारे सामने एक बड़ी क्लियर पिक्चर आ रही है कि हमारे मुल्क में पावर डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, डिस्कोज और नेपरा का आपस में किसी किस्म का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और ये कोई चीज इनकी चेक नहीं होती। डिस्कोज की मनमानी है, वो जो मर्जी करें, जिस तरह मर्जी वसूलियां करें और मिनिस्ट्री ऑफ पावर या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नेपरा को अपनी पॉलिसी देके और खामोशी के साथ एक साइड पे बैठ जाती है। नेपरा की समझ में कोई नंबर्स नहीं आते। अब आप ये देखें इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहली चीज जो ऑब्जर्व की गई है वो ये कि इन्होंने सैंपल जो दिए हैं वो सिर्फ जुलाई 23 और अगस्त 23 के बिलों के लिए हैं तमाम डिस्कोज के, जबकि ये पीरियड कम से कम 1 साल का कंसिडर करना चाहिए था इनको। ठीक है। दूसरा हैरत अंगेज बात यह कि सैंपल साइज था 4 करोड़ कस्टमर्स में से इन्होंने 6000 बिल जमा किए जिनके ऊपर इन्होंने वर्किंग की है।
वो कम से कम आप 1 लाख या 1.5 लाख कंज्यूमर्स को जमा करते हैं, और इसके पीछे मेथोडोलॉजी क्या अडॉप्ट की गई है वो भी हमें नहीं पता चला आज तक कि ये इसका चेकिंग का फॉर्मूला क्या था। इसके बाद आप आ जाए तो हाईएस्ट कंज्यूमर्स जो कि एक्सेसिव बिलिंग इनको चार्ज हुई है वो मैप्को रीजन में है, गैपको में है और स्टेटको में है। नेपरा का कंज्यूमर सर्विस मैनुअल अलाउ ही नहीं करता कि 30 से 31 दिन से ऊपर आप बिलिंग कर सके, और ये यूनिट्स आपको एडजस्ट होने चाहिए अगले बिलिंग साइकिल के अंदर अगर इससे ज्यादा बिलिंग हो गई है। अब कंज्यूमर के स्लैब के अंदर अगर आप देखें ना, अगर आपके 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है, जो कि 6 महीने तक जो कंज्यूमर 200 यूनिट इस्तेमाल करेगा वो प्रोटेक्टेड स्लैब में के काबिल होगा उसमें एंटर होने के। ठीक, अगर आपने उसका 1 महीने के लिए एग्रेसिव बिलिंग कर दी तो अगले महीने से वो अनप्रोटेक्टेड में चला गया और अब उसको दोबारा 6 महीने लगेंगे, तो ये तो इलीगल है, नेपरा कंज्यूमर सर्विस मैनुअल के हिसाब से भी इलीगल है। अब इसमें रॉन्गफुल बिलिंग जो हम कह रहे हैं वो किस तरह हुई है, क्योंकि एक मतलब अगर आपके यूनिट उन्होंने ज्यादा डाल दिए तो अगले महीने तो आपके यूनिट एडजस्ट हो जाएंगे या 2-3 महीने बाद एडजस्ट हो जाएंगे मीटर रीडिंग के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपका जब स्लैब चेंज हो जाएगा तो उसका बेनिफिट आपका चला गया, और वो स्लैब की वजह से जो एक्स्ट्रा पैसे डिस्कोर्स ने कमा लिए वो पैसे आपको रिफंड किस तरह करेंगे, इसका क्या मैकेनिज्म होगा। अच्छा, रीडिंग डिले करने से आपके एक सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये है कि जी कंज्यूमर गरीब आदमी का स्लैब चेंज हो जाता है। हम अपना 60% जो कंज्यूमर है उसको हम प्रोटेक्टेड स्लैब में हम लेके चल रहे हैं, जिसको हम क्रॉस सब्सिडाइज भी करते हैं और फेडरल गवर्नमेंट भी सब्सिडाइज करती है। अब अगर आपने गरीब आदमी से ही उसके ये यूनिट छीन लिए और आपने उसको एक्सेसिव बिल्डिंग कर दी तो फिर आपको इस पूरे प्रोसीजर का फायदा क्या हुआ। अच्छा, अब मजेदार बात यह है कि सबसे ज्यादा रेगुलरिटीज मैप्को रीजन में है, इसको मेरे ख्याल में आज ही उसकी मैनेजमेंट चेंज कर देनी चाहिए थी। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है, और इसको मेरे ख्याल में अगर ये जिस तरह बातें हो रही है फौज के हवाले करने के, इसको तो आज रात को फौज के हवाले कर देना चाहिए ताकि कल सुबह से किसी के साथ ज्यादती ना हो सके। ठीक है, आज रात को ही इसे फौज के हवाले कर देना चाहिए ताकि ये मामला बेहतर हो। रिहान जावेद, बहुत शुक्रिया। जरा इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और सुहेल वजाहत वो हमें ज्वाइन करेंगे और मामला कहां जा सकता है और ये कितनी ज्यादती हुई है पाकिस्तान में बिजली के सार्फिन के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इसी मामले पर बात करेंगे सुहेल वजाहत जो कि साबिक वजीर पेट्रोलियम भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल वजाहत साहब। नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट ने पूरे पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर का पोल खोल कर रख दिया, लेकिन ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इसके ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे पहले बात तो ये कि सिर्फ जुलाई और अगस्त की है, कम से कम 1 साल का असेसमेंट, 1 साल की जो है वो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। फिर 4 करोड़ सार्फिन में से सिर्फ 6000 बिल जो है उनको जमा किया गया। ये तो जितना इसके अंदर आप जाएंगे मजीद तहकीकात करेंगे और अंदर से एक दलदल पूरी नजर आएगी। आपने इस पूरी रिपोर्ट के हवाले से किस तरह से आपकी फाइंडिंग्स जो है वो क्या हैं इस रिपोर्ट को देखते हुए? तो देखिए, आईपीपीज, एनर्जी सेक्टर, सब आईपीपीज का तो कभी ऑडिट ही नहीं हुआ, उसके अंदर हमेशा गलत होता रहा है, यानी कि हीट रेट नहीं है, एफिशिएंसी चेक नहीं की, यानी कि जो उनकी जिम्मेदारी है वो तो उन्होंने कभी पूरी की या नहीं की, किसी ने नहीं देखी। हो सकता है किसी ने की हो, किसी ने नहीं की हो, लेकिन जो बाकी उनको पैसे देने हैं, कैपेसिटी, ये वो सब देते रहते हैं, जिसके अगेंस्ट बार्टर किया जा सकता है। ये तरीका है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट का, मैं खाली थोड़ी फुलफिल करना है, मैंने सारी रिक्वायरमेंट दूसरे ने भी करनी। कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका मतलब एग्रीमेंट का कि आप ये करेंगे, मैं ये करूंगा, यानी आप बिजली देंगे, ऐसे देंगे, इतनी एफिशिएंसी पे देंगे, मैं हीट रेट ये होगा, फलाना टिमकाना, और तो इसलिए तो नेपरा ने आज तक कभी ऐसा कोई ऑडिट करके बताया नहीं कि हमने अपने सार्फिन को कैसे फायदा। ये बताते रहते हैं कि जो देने वाले हैं, जो तिजारत कर रहे हैं, आईपीपीज और डिस्पोज, और ये उनके इनकम कैसे बढ़ाएंगे। ये तो अजीब सी बात है ना कि भाई टारगेट ये होना चाहिए कि बिजली सस्ती कैसे होगी, ये नहीं कि बिजली महंगी कितनी करनी है। अजीब सा एक सवाल उठता है कि बिजली महंगी कितनी करनी है। नेपरा ने एडवाइस दिया है फलां मिनिस्ट्री को कि ये आप 11 रुपए बढ़ा दें, मिनिस्ट्री ने कहा नहीं, हम 11 नहीं बढ़ाएंगे, हम 6 रुपए बढ़ा देंगे। ये क्या ड्रामा है भाई? दिस इज टोटली स्कैम, मनी मेकिंग स्कैम, यानी लोगों को बेवकूफ बनाने वाली कि हमने 11 रुपए कहा था, गवर्नमेंट ने 5 रुपए बढ़ा दिए। यार ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कि हम लोग बेवकूफ हैं क्या? पागलखाने में रह रहे हैं हम लोग। अच्छा, दूसरा ये जो आए दिन और दूसरे ही गलत हुआ है, पूरा ऑडिट ही गलत है। आप मेरे साथ बिठा दें किसी को, मैं
एक एक चीज का वो कर दूंगा आगे पीछे ना, जो मतलब कच्चा चिट्टा सा, मतलब ये तो कोई 1 महीना 6 महीने तो ऐसी आई वॉश जैसे कहते हैं ना कि लोगों को लॉलीपॉप दे दो चुप हो जाएंगे यार। नहीं, लेकिन ये आई वॉश, अगर ये सिंपल सी बात है, मतलब सिर्फ 2 महीने के अंदर इतना बड़ा गंद जो है वो सामने आ गया, तो इसका मतलब है कि आगे कितना बड़ा तो सर गंद है आज ये तक तो। सो रहे थे हम लोग रेगुलेटर्स, इस पे तो सवाल नेपरा से करना चाहिए कि आप पिछले 20 साल से क्या कर रहे हैं। ये तो उनका काम है, उनका काम ये थोड़ी है बताना कि ये गंद है। उनको बंद करना चाहिए जो गंद है, उसका सलूशन करना चाहिए। ये बताना कि जी मैं ये हो गया, पुलिस ये बताया जी कत्ल हो गया, मैं क्या किया भाई, आपने कत्ल के ऊपर किया क्या, पकड़ा नहीं पकड़ा, इंक्वायरी की नहीं की, ये कुछ भी नहीं पता जी, वो कत्ल हो गया। ये तो खबर मुझे भी पता है, मैं भी देखूंगा तो मुझे पता लगेगा बंदा मर गया। ठीक तो है, ये यानी सेक्टर पावर की डिवीजन, इंक्वायरी अजीब, पावर डिवीजन, हाँ? मिनिस्ट्री ऑफ पावर और डिस्कोस के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, और डिस्कोस जो है वो किस रविश नहीं के नहीं ऊपर ऐसी है? बात, ये नेपरा की जिम्मेदारी है रेगुलेट करना। मिनिस्ट्री को बोले कि ये गलती है, आप इसको फौरन एक्शन लें वरना हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। नेपरा इज सपोज टू बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इट इज नथिंग टू डू, ये इसका टेन्योर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। नेपरा, ओग्रा, पेमरा, इस तरह की हाँ। जितनी स्टेट बैंक ये जो है इनका कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, दे आर नॉट सपोज तो टू सबसे पहले तो ये आईपीपीस के ऑडिट्स हों, क्योंकि हमेशा हमने ये देखा कि जनाब वो सॉवरेन गारंटी नहीं होंगे क्लेम करने की, ऑडिट, क्योंकि सारे नेपरा के लोग भी तो आईपीपी के पेरोल पे हैं। सच्ची बात अगर कहूंगा तो लोगों को बुरी लगेगी। ये अब जाहिर है कि आपके पास अगर सबूत होंगे तो आप आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये आपका स्टेटमेंट है। सबूत क्या, आप नजर नहीं आ रहा आपको 2 महीने में इतना घपला हुआ, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं है, लेकिन सर्कमस्टांशियल तो नजर आ रहा है ना। ओके, देखिए 2 तरह के सबूत होते हैं, एक सर्कमस्टांशियल होता है और एक होता है डॉक्यूमेंट्री। तो डॉक्यूमेंट्री जैसी सर्कमस्टांशियल पे इंक्वायरी शुरू होगी, डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी आपको। ठीक हर है। एक के एसिड चेक कर लें, अब ये इदारा चेक कर लें। सर ये पूरा जो निजाम है ये सही कैसे होगा, क्योंकि ये भी आवाजें उठाई जा रही हैं ये कि नहीं जनाब सही हो सकता सर जब तक आप रेगुलेटर पे पढ़े लिखे अच्छे लोग, यानी जिनको जो रिलेटिवली समझदार हो और मुल्क के दर्द रखते हो। देखिए सबसे पहला रेगुलेटरी का टारगेट देना होता है, ना मिनिस्ट्री टारगेट देती है ना वो तो कहते हैं चोरी हो रही है। भाई चोरी तो हो रही है, हम सबको पता है, बिजली चोरी हो रही है, यूएफजी हो रहा है, सबको पता है, लॉसेस हो रहे हैं, उसको ठीक कैसे करना। पिछले 40 साल से यही बोले जा रहे हैं सब लोग, ये हो रहा है और गिरता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। पहले 10 था, फिर 20 था, फिर 30 था, 40 45 पे पहुंच गया। अब ये आईपीपी में चोरी हो रही है। भाई ये क्या, वो खालिद थे एक एंग्रो से आए थे जिन्होंने हब से, और उन्होंने नदीम बाबर के साथ एग्रीमेंट किया था आईपीपी का, वो जरा पढ़ लें। आपको नेपरा ने क्यों नहीं देखा उस एग्रीमेंट पे, कितने बड़ा घपला है वो। नदीम बाबर भी गायब हो गए और वो भी गायब हो गए। खालिद मंजूर, मेरे ख्याल से खालिद मंजूर। जी ठीक, अच्छा उनसे बुला के पूछिए ना सर। ये बताइए, ये जो अब बात की जा रही है कि इस पूरे निज़ाम को, इस सिस्टम के ऊपर जो है वो हमारी जो अस्करी फोर्सेस हैं वहाँ से रिटायर्ड लोगों को लाकर बिठाया जाए, या वो इसको मैनेज करें, और फिर मिनिस्ट्री जो है वो इसकी मुखालफत भी, ये खबरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए SIFC के तहत अगर वो रेगुलेटर जो है ना वो खुद अगर अकाउंटेबल बन गया तो फिर अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा। मिसाल के तौर पे आपने आर्मी के रिटायर्ड या आर्मी के इंस्टीट्यूशन के लोग बिठा दिए इस पे, उन्होंने तो अब अगर कोई गड़बड़ हो रही, इसके बाद भी कोई गड़बड़ हो रही, तो आप किससे पूछेंगे? बेटर तो रहा ही नहीं, आपको कोई जवाब दे भी नहीं रहा, तो आप कैसे पूछेंगे कि भाई तुमने क्या किया, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा, ये कम क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए रेगुलेटर को हमेशा कभी भी एग्जीक्यूटिव उस पे पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे आएगा तो फिर वो अकाउंटेबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर वो नैब या एंटी करप्शन खुद काम कर रहा है तो फिर अपने ऊपर ही केस कैसे करेगा। तो सुपरविजन इज अ सेपरेट इशू, अकाउंटेबिलिटी इज अ सेपरेट इशू, और काम करना एक सेपरेट इशू। तो अकाउंटेबल देखें, लोगों को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाए और अथॉरिटी दें। नहीं, अभी आपको नजर आ रहा है सर, अभी आपको नजर आ रहा है कि किसी को अकाउंटेबल बनाया जाएगा? ये जो इस वक्त नहीं सवाल, वो लाइनमैन को बना देते हैं सर। लाइनमैन सबसे जो लोवेस्ट है ना वो लाइनमैन कहलाता है। मतलब वो 30 डेज का बिलिंग चाय साइकिल, गलत पिला रहा है, वो चाय अच्छी नहीं पिलाते, इसे नौकरी से निकालते।
ओ गॉड। बिजली से तो कोई ताल्लुक नहीं नहीं नहीं, ये बिजली से कोई 30 डेज का जो बिलिंग साइकिल है, इसके ओवर एंड अबव जाके किया जा रहा है। और फिर आपके प्रोटेक्टेड और लाइफ लाइन साइकिल के जो लोग हैं, जो उछल गए, जिनको कम से कम 1 साल उसी मेरे ख्याल से वो 100 और 200 यूनिट्स की कंजम्पशन है, वो 1 साल और 6 महीने तक उसके अंदर रहना था, वो तो बाहर आ गए, उनका तो नुकसान हो गया आवाम का। बस सर यही बात है ना, इसमें आवाम का तो नुकसान, यही तो मैं इसको अगर हम एनालाइज करेंगे तो फिर छोटे छोटे आइटम नजर आएंगे। मेरा कहने का मकसद ओवरऑल तरीका ही गलत है। एक चीज का गलत ही तरीका है तो उसका नतीजा गलत ही निकलेगा ना मेरे भाई। अगर मेरे दिल में दर्द है और मेरा किडनी का ऑपरेशन कर दें तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन फायदा क्या होगा? ठीक है जी, बहुत बहुत जख्मी हो जाऊंगा मैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। राज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका भी यही कहना कि जनाब ये आईपीपीज के साथ जो एग्रीमेंट है इसको सबसे पहले देखना चाहिए, उनका ऑडिट आईपीपीज का होना चाहिए। और नेपरा जो है वो बजाय इसके कि बिजली कितनी महंगी करनी है, ये एक सोचो कि बिजली कितनी सस्ती की जाए और कैसे सस्ती की जाए ताकि आवाम को एक हकीकी रिलीफ मिले, ना कि ये सिर्फ 2 महीने की इंक्वायरी। और इस 2 महीने की इंक्वायरी में भी हमने देखा कि 1,27,02,682 बिल्स जो हैं इनके अंदर घपले हैं। ये तहकीकाती रिपोर्ट कहां तक जाती है और इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है, हर पाकिस्तानी को इसका इंतजार रहेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।